जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ और आज के लेक्चर आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 40। आज के लेक्चर में क्या स्टडी करने जा रहे हैं? चैप्टर 13 पार्टनरशिप का लास्ट कंसेप्ट है आज हमारा, माइनर इन ए पार्टनरशिप। लास्ट कंसेप्ट है हमारा पार्टनरशिप। 3 चैप्टर्स पे डिस्कस किया है कि अपने चैप्टर 11, 12 और 13। आज के लेक्चर में इसका लास्ट कंसेप्ट है। ठीक है, इससे पहले जो कंसेप्ट हमने पढ़े पार्टनरशिप के, क्या वो समझ आ गया आपको? क्लियर? उनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? पक्का? चलिए, होम असाइनमेंट आपको दी गई थी। कितने स्टूडेंट ने होम असाइनमेंट किया? जरा हाथ उठाइए। शाबाश। ग्रुप में नहीं है असाइनमेंट? कल क्लास में शेयर किया था। क्लास में शेयर हुए थे असाइनमेंट। नुक्कर पे बैठे हुए थे, नुक्कर तक भी पहुंचता है वो, नुक्कर तक भी असाइनमेंट। नुक्कर तक जाते जाते थक जाता है क्या भाई? नुक्कर थक जाते हैं आगे आप? नहीं, वो सबको शेयर करता है। ड्रामे कर। चलिए, 2 क्वेश्चन थे हमारे सिर्फ चैप्टर 9 के, क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 8। ऐसा ही है। आइए जरा इसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 6 के 2 पार्ट्स है, पार्ट ए और बी। देखिए, पार्ट ए की रिक्वायरमेंट अलग और बी की रिक्वायरमेंट अलग है कि दोनों की रिक्वायरमेंट, दोनों पार्ट्स की सेम या रिक्वायरमेंट अलग अलग है। चलिए फिर पहले हम पार्ट ए कवर करते हैं, इसको कंप्लीटली अटेम्प्ट करते हैं, फिर उसके बाद पार्ट बी पढ़ेंगे। कह रहे रिक्वायरमेंट पहले, अंडर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिस्कस वेदर काजिम इज जस्टिफाइड इन हिज कंटेंशन। काजिम कोई झगड़ा कर रहा है, एतराज कर रहा है, बताना है काजिम जस्टिफाइड है कि नहीं। और फिर आल्सो डिस्कस ज़ैनब्स पोजीशन इफ काजिम डज नॉट डिलीवर द रोल्स टू हर, और ज़ैनब की पोजीशन बतानी है अगर काजिम से डिलीवर नहीं करता। रिक्वायरमेंट में तो हमें लग रहा है कि 2 पार्टीज के दरमियान में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो उसमें काजिम का कोई कसूर लग रहा है, कोई डिलीवर नहीं करेगा। लेकिन बहरहाल पूरा केस पढ़ना है, पढ़े बगैर फैसला नहीं कर सकते। 2 रिक्वायरमेंट्स में 2 चीजें उसने हमसे पूछी है। पहली चीज क्या पूछी है? बताना है काजिम जस्टिफाइड है या नहीं, और दूसरी चीज क्या पूछी है? ज़ैनब की पोजीशन क्या होगी। कह रहे काजिम एग्री टू सप्लाई 500,000 कॉटन फैब्रिक रोल्स ऑफ ए स्पेसिफिक डिजाइन टू ज़ैनब्स वर्कशॉप ऑन 4 सितंबर 2022 बिटवीन 10 AM to 9 PM। अब ये देखिए, ये एग्रीमेंट में ये तय हो रहा है कि उसने क्या डिलीवर करना है और कब डिलीवर करना है। बताइए, क्या टाइम का मेंशन हो जाना इस बात का सबूत होता है कि टाइम एसेंस है? नहीं होता। टाइम मेंशन होना अलग चीज है, टाइम एसेंस है कि नहीं कॉन्ट्रैक्ट का, ये अलग चीज है, ये अलग से डिसीजन होता है। केस स्टडी में मुमकिन तौर पे उसने बताया होगा कि टाइम एसेंस है या नहीं। अगर नहीं बताया तो आप एज अजम्पशन लेके आंसर करेंगे। इफ टाइम इज एसेंस तो क्या होगा, और इफ टाइम इज नॉट एसेंस तो क्या होगा। कह रहा है ज़ैनब इन्फॉर्म काजिम दैट शी रिक्वायर्स द रोल्स अर्जेंटली एज शी हैज टू कैटर हर ऑर्डर्स। इस टाइम से नहीं पता चला टाइम एसेंस है कि नहीं, इससे, इस लाइन से पता चला अर्जेंटली शी रिक्वायर्स कि टाइम एसेंस है। क्या क्वेश्चन में उसने बताया टाइम एसेंस है कि नहीं? बताया होगा कैसे? उसने कहा मेरे को अर्जेंटली चाहिए, अर्जेंटली चाहिए, मैंने ऑर्डर डिलीवर करने हैं। क्या इसका ये मतलब नहीं टाइम एसेंस है? क्या इसका मतलब नहीं कॉन्ट्रैक्ट इस टाइम पे परफॉर्म होना जरूरी है? कैसे पता चला टाइम एसेंस? टाइम मेंशन होने से पता चला कि अलग से स्पेसिफिकली उसने बताया। ऑन 4 सितंबर 22, 4 सितंबर को ही डिलीवर करना था। 4 सितंबर को ही काजिम ने क्या किया? ब्रॉट द रोल्स टू ज़ैनब्स वर्कशॉप एट 8:30 बजे। तो ठीक है, टाइम पे आया ना। 4 बोला था, 4 को आ गया। 10 से 9 के दरमियान बोला था, 10 से 9 के दरमियान आ गया। And asked her to take delivery quickly as he was in rush to make another delivery before 9 PM in nearby locality। उसने कहा जल्दी से सामान उठा लीजिए, मुझे एक और जगह पे भी डिलीवरी देने के लिए जाना है। Zainab wanted to check one roll from each of the 1000 boxes to ensure that they are of the same design which she had ordered। Zainab उसको इंस्पेक्ट करना चाह रही थी। उसने कहा भैया मुझे पहले तो चेक करने दीजिए। फिर Kazim threatened Zainab that if she does not sign the goods receiving note within next 10 minutes, he will not deliver the rolls to her and will take the delivery truck away to unload next order। उन्होंने कहा 10 मिनट आपके पास है, 10 मिनट के अंदर अंदर रिसीविंग कर ले सारी, वरना मैं तो ट्रक लेके अगले ऑर्डर की डिलीवरी के लिए चला।
बताना है जी क्या काजिम अपनी कंटेंशन में, अपने पॉइंट ऑफ व्यू में जस्टिफाइड है? जस्टिफाइड क्यों नहीं है, ये रीजन बताइए। क्योंकि ज़ैनब का राइट है क्या, इंस्पेक्शन का, कि वो गुड्स को इंस्पेक्ट कर सके, इसीलिए काजिम जस्टिफाइड नहीं है अपनी कंटेंशन में। ये बात समझ आई? फिर इसके बाद आल्सो डिस्कस पोजीशन इफ काजिम डज नॉट डिलीवर द रोल्स टू हर। अगर काजिम उसे डिलीवर नहीं करता, निकल जाता है, तो फिर क्या होगा? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, और कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल है क्योंकि टाइम एसेंस है, तो कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ ज़ैनब। वो चाहे इसे कंटिन्यू करे कि नेक्स्ट डे के लिए, या चाहे रिसेंड कर दे। अगर वो ज़ैनब रिसेंड करती है तो जो उसे लॉस होगा वो डैमेजेस भी क्लेम कर सके। यानी ये जो उसने ऑर्डर बताया हुआ था कि भैया ऑर्डर आगे हमने डिलीवर करने हैं, इसमें जो नुकसान होगा वो भी क्लेम कर सकते। वो ऑर्डनरी डैमेज, वो डैमेजेस क्लेम कर सकती है ना, क्यों कर सकती है? उसने बताया हुआ था। पोजीशन समझ आ गई? नंबर 1, इसमें ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किसकी तरफ से समझा जाएगा? काजिम ने प्रॉपर डिलीवरी नहीं की, राइट ऑफ इंस्पेक्शन नहीं दिया। कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन के अंदर? अच्छा, एक सवाल का जवाब दे दे मुझे, सिर्फ एक। अगर ये दोनों पार्टी पहले ही एग्री कर लेती कि इंस्पेक्शन नहीं की जाएगी, इंस्पेक्शन बाद में की जाएगी, पहले अनलोड करवा के पेमेंट की जाएगी। जैसे आप कोई ऑर्डर डिलीवर करते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर देते हैं, ठीक है, Draaz.com को या कुछ और ऑनलाइन जो पब्लिशर है, तो उनमें पहले से एग्री कर लेते हैं आप कि हाँ प्रोडक्ट की पेमेंट रिसीव कर लेंगे, पेमेंट कर देंगे, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो बाद में रिटर्न हो जाएगा। तो उस सूरत में क्या राइट ऑफ इंस्पेक्शन है फिर? क्यों नहीं है? क्योंकि आपने खुद अपने हाथों से राइट ऑफ इंस्पेक्शन जो है वो सैक्रिफाइस कर दिया। लेकिन आपको कभी पता ही नहीं चलता, जो टर्म्स एंड कंडीशन आप टिक टिक करते रहते हैं ना बगैर पढ़े, उनमें ये बात भी लिखी होती है। लेकिन जाहिर है हाँ, अगर लिख दिया उन्होंने कह दिया कि अगर खुला हुआ है, खराब है, तो एक्सेप्ट ना करे तो फिर ठीक है भाई। यानी बताना ये चाह रहा हूं कि टर्म में जो एग्री कर लिया फिर वो एप्लीकेबल होगा, ठीक है। यहाँ पे चूंकि और जब कुछ भी एग्री नहीं किया तो फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की टर्म्स एप्लीकेबल। और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है कि बायर का राइट है इंस्पेक्शन का। बायर खुद कह ले कि मैंने एक्सरसाइज नहीं करना, वो अलग बात है, बाय डिफॉल्ट राइट होता है। डन जी। कुछ स्टूडेंट इसको एग्जांपल करते हैं रियल लाइफ के साथ, तो कहते हैं सर वहां पे तो हमें इंस्पेक्शन का राइट नहीं देते कि डब्बा खोल बॉक्स करके देख सके, क्योंकि ऑर्डर करते हुए आपने इसको हाँ जी एग्री कर लिया होता है कि बगैर देखे एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट बी, assume that in A above Kazim brought the cotton fabric rolls for delivery to Zainab's workshop on 5 सितंबर 2022। कहा तो 4 का था, 4 को कहा था 10 से 9 बजे तक लेना, यही था ना। 4 आया कब? 5, 10:30 बजे। लेट डिलीवरी, तो लेट डिलीवरी का असूल क्या है? कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल है कि नॉट वाइडेबल है, कि ये डिपेंड करता है टाइम एसेंस है? इट डिपेंड्स। यहाँ पे चूंकि टाइम एसेंस है उसने पहले बता दिया हुआ है, तो अगर 4 की बजाय 5 तारीख को आया, लेट डिलीवरी है, टाइम एसेंस था, बट ज़ैनब रिफ्यूज टू टेक द डिलीवरी, क्या ज़ैनब जस्टिफाइड है? हाँ जी, कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल था, ज़ैनब ने रिसेंड कर दिया। However, Zainab offered to take the delivery if she is given a special discount of 20% on the invoice amount। उसने कहा जी 20% में डिस्काउंट देते हैं तो फिर एक्सेप्ट करते हैं, वरना नहीं। Under the Premium Contract Act, discuss Kazim's position if he refuses to give the discount and sues Zainab for breach of contract। बताइए, अगर रिफ्यूज कर दे तो फिर क्या ज़ैनब को सू कर सकता है? हम बोलेंगे काजिम ज़ैनब को सू नहीं कर सकता, बल्कि ज़ैनब काजिम को सू कर सकती है फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और डैमेजेस क्लेम कर सकती है। डन। ये तो आपको पता चल गया ना, इस केस में एग्रीड पार्टी अब काजिम नहीं है। अगर ज़ैनब रिफ्यूज कर दे तो एग्रीड पार्टी काजिम नहीं ज़ैनब है। क्यों ज़ैनब क्यों एग्रीड पार्टी है? क्योंकि लेट डिलीवरी हुई है, ज़ैनब ने पहले बोल दिया था भैया 4 तारीख को सामान लेके आना। और अगर सेकंड पार्ट, अगर काजिम एग्री करता है टू गिव डिस्काउंट एंड मेक्स डिलीवरी बट लेटर सूज ज़ैनब टू पे द फुल अमाउंट। अगर काजिम पहले तो एग्री कर ले, बाद में कहे नहीं, पहले कहे चलो दे दो 80% दे दो, जितने उतने दे दो, बाद में 20% के लिए भी केस फाइल कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता?
क्योंकि जब 20% उसने एक्सेप्ट कर लिया तो अल्ट्रेशन समझी जाएगी, अल्ट्रेशन हो जाए तो फिर उसके बाद पुराना कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल नहीं रहता, खत्म हो जाता है। डन, कोई प्रॉब्लम? इस केस में डैमेजेस वाला देखिए, फर्स्ट वाले में तो डैमेजेस मिलेंगे ज़ैनब को, नहीं 20% डैमेजेस नहीं है। पहले मुझे बताइए आप फर्स्ट वाले केस में पूछ रहे हैं कि सेकंड वाले में? फर्स्ट वाले केस में ज़ैनब डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, लेकिन उसका 20% से ताल्लुक नहीं है, वो तो उसने ऑफर किया है। डैमेजेस एक्चुअल लॉस होते हैं, तो ज़ैनब का जो भी एक्चुअल लॉस होगा वो क्लेम कर सकते हैं। अगर उसने यहाँ पे बताया होता ना कि उसने एक दूसरा कॉन्ट्रैक्ट किया था, उसे इतने डैमेजेस पे करने पड़े, तो फिर हम उसे कैलकुलेट करके हम भी अमाउंट बताते हैं। अगर क्वेश्चन में डैमेजेस के इन्फॉर्मेशन दी होती, क्वेश्चन में चूंकि डैमेजेस की इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम भी अमाउंट कैलकुलेट करके नहीं बता सकते, हम जनरल लाइन लिख देंगे कि जितना लॉस हुआ ज़ैनब का वो क्लेम कर सकती है। बताइए इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम? समझ आ गया? तो इसका क्वेश्चन से क्या कंसेप्ट टेस्ट किए थे? एक तो राइट ऑफ इंस्पेक्शन टेस्ट किया था, फिर इसके बाद उसने लेट डिलीवरी के केस में एग्रीड पार्टी के क्या राइट्स हैं, पोजीशन है, उसको डिस्कस किया। डन जी। 1000 बॉक्सेस को चेक करना क्या ये जस्टिफाई, ये कह रहे हैं आप? भाई जस्टिफाई कर सकते हैं, 1000 बॉक्सेस को ऑर्डर किया तो राइट है उसका, रीजनेबल टाइम दीजिए, करना चाहे तो कर सकती है। अमूमी तौर पे सैंपल बेस पे किया जाता है चंदे को, लेकिन अगर बायर सबको चेक करना चाहे सबको भी चेक किया जा सकता है। ठीक है, कि वो सही है या नहीं। आगे चलते हैं। फर्ज कीजिए बड़ी ईद है, आपने कहा बड़ी ईद है जरा कुछ थोड़ा कमाई हो जाए, आपने 100 बकरे खरीदे, मंडी में जाके बेचेंगे। जब आपको बकरे दिए गए तो कहा गया फौरन पेमेंट कर दे, आपने कहा नहीं मैं पहले देख लूँ बकरा बीमार तो नहीं है, वो क्या कहते होते हैं, वो धुंधा चौंधा तो नहीं है, जो भी है या नहीं है। ये चेकिंग करना क्या है? इंस्पेक्शन। हाँ, चेकिंग करना चाहते हैं। वो दूसरा बंदा कहे नहीं फौरन पेमेंट करो, मेरे को आगे भी जाना है। या फिर तो भाई आपका राइट है कि नहीं, क्या 100 बकरों में से सिर्फ 8-10 चेक करेंगे या सारे चेक कर देंगे? ये आपकी मर्जी है, आपको सबका राइट मिलेगा इंस्पेक्शन करने का। आप चाहे किसी को भी ना करें, चाहे चंद को करे चंद को ना करे, चाहे सबको करे, लेकिन ये आपकी मर्जी होगी। सप्लायर आपको मजबूर नहीं कर सकता कि भैया इंस्पेक्ट ना करें, इंस्पेक्ट किए बगैर पेमेंट कर दे, नहीं, आपका राइट है। ठीक है, और राइट आपको पता है ना, चाहे एक्सरसाइज करें चाहे ड्यूटी किसको कहते हैं, जो लाजमी करना होता है। राइट और ड्यूटी में फर्क क्या भला? राइट चाहे काम करे चाहे ना करे, ड्यूटी क्या है? लाजमी करना। डन जी। जैसे ईद वाले दिन रिश्तेदारों के घर जाना राइट है आपका, उनका राइट है, एक दूसरे के ऊपर हकूक होते हैं, राइट है, ड्यूटी तो नहीं है, सबके घर तो नहीं जाते। लेकिन पेपर पास करने के लिए पढ़ना ड्यूटी है, पढ़ना पड़ेगा, इसके बगैर पेपर पास। समझेंगे नहीं समझे? नहीं समझे आप? नहीं समझे, चाय पीने के बाद समझेंगे। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नहीं जाना चाहिए, मिलना मिलाना चाहिए, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं, कोई कबाहत की बात नहीं। Under the Contract Act 1872, discuss the status of the contract and any possible remedies available to HP. Status of contract बताएं और possible remedy बताएं। तो अभी बता, कहते हैं इन जून 2012 लिखा। अच्छा किसी ने मेरा जमानी लिखवाया 12, तो उसने 12 लिख दिया। 21 है, ओके, जून 21 की बात है। हाँ, नीचे अगस्त 21 है। शाबाश। इन जून 2021 हारून पब्लिशर एंटर्ड इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट विद सलीमा, एन अपकमिंग एंड प्रॉमिसिंग ऑथर, टू पब्लिश हर फर्स्ट नावल। मैंने कहा जी एग्रीमेंट किया कि उसका फर्स्ट नावल जो है वो पब्लिश किया जाएगा। एन एडवांस ऑफ ₹100,000 was paid to Salma, who agreed to share the manuscript in October. एडवांस भी पे कर दिया। सलमा ने कहा कि स्क्रिप्ट आपको मिल जाएगा कब? अक्टूबर में। HP promised to incur promotional expenses of 3 लाख in respect of the novel. HP ने कहा बेफिक्र है, हमने तो इस नावल की इतनी मशहूरी करेंगे, बेफिक्र है, ये हैरी पॉटर के रिकॉर्ड तोड़ देगा, बेफिक्र है। एग्रीमेंट हो गया। अब आपका क्या ख्याल है, क्या ये एग्रीमेंट मुकर्रा वक्त पे हो जाएगा?
पूरा हो जाएगा सारी पार्टीज अपना, नहीं, अगर पूरा हो जाए तो फिर केस स्टडी कैसे बने। शाबाश। तो कहानी में ट्विस्ट तो कहीं ना कहीं आएगा। पहले पार्ट में उसने इंट्रोडक्शन दिया है आपको, स्टोरी बनाई है, ट्विस्ट अब आगे लेके आएगा। कह रहा है इन अगस्त 2021 सलमा सडनली गेन्ड पॉपुलैरिटी एज हर सोशल मीडिया पब्लिकेशंस वेंट वायरल। उसने सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट की और वो वायरल हो गई। Seeing an opportunity, HP immediately launched the advertising campaign for the promotion of Salma's upcoming novel and secured pre-orders of 50,000 copies of the novel. जब पता चला HP ने कहा ये बेहतरीन मौका है, मशहूरी हो गई है, ठीक है, अब तो प्रमोशन करें ताकि किताब ज्यादा से ज्यादा बिके। अब उसने एडवर्टाइजमेंट भी की और वाकई ऐसा हुआ, 50,000 ऑर्डर कॉपीज के आगे इनके पास बिके। HP has estimated to earn profit of rupees 17 लाख from the order. HP के ख्याल में वो इस ऑर्डर से 17 लाख प्रॉफिट कमाएगा। अच्छा बताइए, लॉस ऑफ प्रॉफिट लॉस होता है कि नहीं? लॉस ऑफ प्रॉफिट लॉस होता है कि नहीं होता? लॉस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है ये तो आपको पता है, लॉस क्या होता है ये भी पता है, प्रॉफिट क्या होता है? लॉस ऑफ प्रॉफिट पता है क्या होता है? ये मैंने आपको सेठ साहब वाली एग्जांपल नहीं बताई थी? सेठ साहब वाली एग्जांपल बताई थी ना, वो सेठ साहब सिंगापुर वाली नहीं बताए थे? चले अब ये समझना क्या चाह रहे हैं। लॉस क्या है हमें पता है, प्रॉफिट क्या है ये भी हमें पता है, ऐसा ही है ना। इनकम ज्यादा हो एक्सपेंस कम हो तो क्या होता है? और इनकम कम एक्सपेंस ज्यादा हो तो या तो लॉस होता है या प्रॉफिट। ये लॉस ऑफ प्रॉफिट क्या है? सिंगल टर्म, ये सुन ले। सेठ साहब परेशान, दूसरा सेठ साहब बैठे, दोनों कोई गोल्फ खेल रहे थे, बैठे थे, गपशप लगा रहे थे। सेठ साहब परेशान, दूसरे ने कहा सेठ साहब क्या प्रॉब्लम है? सेठ साहब ने कहा क्या कहूँ, सिंगापुर से डिलीवरी आनी थी, उस पर मुझे नुकसान हो गया। दूसरा कहने लगा कितने का नुकसान हुआ? सेठ साहब कहने लगे 10 लाख का नुकसान हो गया। दूसरे सेठ साहब कहने लगे पहले सेठ साहब हम भी मार्केट में रहते हैं, एक दूसरे की खबर रखते हैं, हमें तो पता चला उधर आपको 50 लाख का प्रॉफिट हुआ है उस कंसाइनमेंट पे, सिंगापुर वाले पे। पहले वाले सेठ साहब कहने लगे प्रॉफिट 50 लाख का ही हुआ है, लेकिन मेरा ख्याल था 60 लाख का प्रॉफिट होगा, असल में 50 लाख का हुआ है। तो 10 लाख क्या है? लॉस ऑफ प्रॉफिट, यानी वो प्रॉफिट जो होना था नहीं हुआ। जरा सोच के मुझे बताइए, क्या लॉस ऑफ प्रॉफिट नुकसान है कि नहीं है? कितने स्टूडेंट का ख्याल है लॉस ऑफ प्रॉफिट नुकसान है? कितनों का ख्याल है ये नुकसान नहीं है? शाबाश। जब तक पर्सनल एग्जांपल ना आए जो इमोशंस को हिट ना करे तब तक कंसेप्ट समझ नहीं आता। रिजल्ट वाले दिन आप उदास बैठे थे, आपके कजन ने पूछा क्यों उदास हो? आपने कहा, आपने नहीं किसी और स्टूडेंट, वो आज कह रहा जरा, उसने कहा मैं फेल हो गया। कजन कहने लगा मैंने भी रिजल्ट देखा है तुम्हारा, उसमें तो 2 सब्जेक्ट में पास हो। उन्होंने कहा नहीं मैंने पेपर 4 दिए थे तो मेरा ख्याल था 4 में पास हो जाऊंगा, मैं 2 में पास हुआ हूँ, 2 में फेल हुआ। अब बताइए 2 पे पास होने पे खुश होगा वो कि 2 फेल होने पे सैड होगा? सैड होगा। हालांकि पास भी तो हुए हैं, लेकिन अंदाजा क्या था? 4 पास होंगे, हुए कौन से हैं? 2। यह है लॉस ऑफ प्रॉफिट कि एक्सपेक्टेशन जो थी वो काम नहीं हुआ। ये हाँ, मैं अगली बात यही करने लगा था, क्योंकि दिन रात करते हैं काउंटिंग, आप दबा के काउंटिंग करते हैं, 6-6 घंटे काउंटिंग करते हैं। तो काउंटिंग में आपको यही सिखाया जाता है कि एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं करना, ऐसा ही है। लेकिन लॉ ये नहीं कहता, लॉ कहता है एक दफा एग्रीमेंट साइन हो गया तो जो उसके ऊपर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है वो आपका हक बन गया, ठीक है। लेकिन ये वाला कंसेप्ट कि एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हमारा हक बन गया है, ये आपको समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि काउंटिंग में दिन रात आपको यही सिखाया जाता है कि एक्सपेक्टेड लॉस हो तो रिकॉर्ड कर लो, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हो तो इसे क्या बोला जाता है? प्रूडेंस कंसेप्ट। प्रूडेंस कंसेप्ट कहता है क्या? इनकम और प्रॉफिट ओवरस्टेटेड ना हो और एसेट और एक्सपेंस अंडरस्टेटेड। लेकिन लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है कोई ओवरस्टेटमेंट, जो जिसका हक है उसको मिले। ओवर स्टेटमेंट अंडर स्टेटमेंट कोई चक्कर नहीं हमारे लिए।
तो इसीलिए अगर एक दफा आपने कोई एग्रीमेंट साइन कर लिया और उसके ऊपर कोई प्रॉफिट एक्सपेक्टेड था, अकाउंटिंग कहती है वो अक्रू नहीं करना आपने एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, लेकिन लॉ क्या कहता है, उसे आप अपनी किताबों में नोट कर लें, अगर वो बंदा मुकरे तो उससे ये भी पैसे लेने हैं। ये समझे? लॉस ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू डैमेज, लिख ले, लॉस ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू डैमेज। ये सारी कहानी जो 10 मिनट की सुनाई है आपको, ठीक है, तो इसका मकसद क्या था, सिर्फ ये 3 अल्फाज आपको समझाना है। लिखे और फिर गौर करें, देखें, पढ़े, मुझे बताएं समझ आई कि नहीं आई। क्या लिखना पड़ा? लॉस ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू, देखिए समझ आ गई। चलिए अब यहां पे हुआ क्या है, अब एचपी ने एक तो उसे दे दिए हैं 1 लाख एडवांस, फिर 3 लाख उसकी एडवर्टीजमेंट में भी लगवाया, और फिर 17 लाख का प्रॉफिट भी उसे होगा। सितंबर 21 में क्या हुआ, सलमा कॉन्टैक्टेड एचपी। सलमा ने कहा बड़े अफसोस की बात है, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है आपको ये बताते हुए कि जिस वक्त मेरा आपके साथ एग्रीमेंट हुआ उसे कोई नहीं जानता था, तो मैंने थोड़े से पैसों में 1 लाख रुपया सिर्फ आपके साथ एग्रीमेंट कर लिया एडवांस में। अब मेरे पास बड़े बड़े पब्लिशर आ रहे हैं, तो आपकी मेहरबानी, शी विल नॉट बी एबल टू सेंड द मैन्यूस्क्रिप्ट। उसने कहा मैंने मैन्यूस्क्रिप्ट आपको नहीं, अगली कहानी लिखी नहीं हुई, लेकिन यही हुआ होगा, कोई और पब्लिशर पहुंच गया होगा, उसने पैसे ज्यादा दे दिए होंगे। और किस लिए मुकरते हैं लोग, और किस लिए मुकरते हैं लोग? नहीं बिस्किट रहने दें, समोसा था बिस्किट नहीं था, समोसा नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्या बिस्किट भी चलेगा? चलेगा, चले जी, चला। और अगर चाय एक दूसरे के ऊपर गिरी, किसी ने चाय सामने रखी, सामने वाले ने पीछे टेक लगाई, चाय गिरी और कपड़े पीछे वाले के खराब हो गए, तो फिर आपने बर्दाश्त करना है, लड़ाई नहीं करनी, अपनी अपनी जिम्मेदारी पे चाय पीनी है। चाय गिरने की जिम्मेदारी इंतजामिया पे नहीं होगी, वो आपने आपस में भुगतना है और कॉलेज प्रेमिसेस के बाद भुगतना है, कॉलेज के अंदर नहीं, ठीक है? तो एहतियात कीजिए, एहतियात कीजिए। पास में इस तरह के वक़्वे हो चुके हैं, इसीलिए आपको इन्फॉर्म किया जा रहा है। चलिए जी, किधर थे? ये 17 लाख में थे सितंबर। अच्छा, और उसने क्या किया, सेंड बैक द चेक ऑफ रुपीज 1 लाख रिसीव्ड इन एडवांस। सलमान ने कहा ये 1 लाख आपने दिया था, हम आपको ये वापस कर रहे हैं, और उसको वापस कर दिया। अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिस्कस द स्टेटस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड एनी पॉसिबल रेमेडीज अवेलेबल टू एचपी। कॉन्ट्रैक्ट का स्टेटस बताइए, बताइए क्या स्टेटस है इस कॉन्ट्रैक्ट का, क्या स्टेटस? ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट अभी भी है या ब्रीच हो गई? ये ब्रीच कौन सी है भला? एंटीसिपेटरी ब्रीच, क्योंकि अक्टूबर में स्क्रिप्ट देना था, उसने सितंबर में बोल दिया स्क्रिप्ट नहीं देना। नोट किया आपने सितंबर अक्टूबर का फर्क? कितने स्टूडेंट ने सितंबर अक्टूबर का फर्क नोट किया था? ड्यू डेट से पहले ही ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, इसको क्या कहते हैं? एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ये एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस है। इसमें एचपी के पास क्या ऑप्शन? एंटीसिपेटरी ब्रीच में ऑप्शन होती है क्या, चाहे कॉन्ट्रैक्ट उसी दिन ब्रीच कर ले, रिसेंड कर ले, चाहे वेट कर ले कि शायद इस बंदे को ड्यू डेट तक अकल आ जाए। क्या क्या होता है एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में? एग्रीड पार्टी के पास क्या राइट है, चाहे उसी दिन कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दे, रिसेंड कर दे, या दूसरी ऑप्शन क्या, चाहे ड्यू डेट तक का वेट कर ले कि शायद इस पार्टी को अकल आ जाए। तो एक तो ये पॉइंट आपने लिखना है एंटीसिपेटरी ब्रीच की वजह से। अच्छा, दूसरा, अगर वो उसी दिन ब्रीच कर ले एचपी कॉन्ट्रैक्ट, या वेट करे लेकिन ड्यू डेट पे भी सलमा कहे मैं अपनी बात पे कायम हूं, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब एचपी का क्या राइट है? केस कर दे फॉर डैमेजेस। अब यहाँ पे सवाल मेरा यह है कि क्या सिर्फ हम एक जनरल लाइन लिखेंगे कि सलमा डैमेजेस क्लेम कर सकती है, या कि स्पेसिफिकली अमाउंट क्वेश्चन में है, हमें सॉल्यूशन में भी अमाउंट के साथ बताना चाहिए ये डैमेजेस क्लेम कर सकती है। लेकिन सर उसने एंटीसिपेटरी वो अपने प्रॉफिट भी तो कैलकुलेट किया था कि 17 लाख का। मैम अभी मैंने क्वेश्चन की डिस्कशन खत्म तो नहीं की, अभी तो मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं
कि डैमेजेस क्लेम करने हैं तो पहले कुछ क्वेश्चंस के अंदर सोल्यूशन में हम सिर्फ लाइन लिख देते हैं। क्या लाइन लिख देते हैं? कि सिर्फ डैमेजेस क्लेम होंगे। खाले खाले खाले, ये कोई बात नहीं, ये दे दे मुसलमान भाई। ओए मुसलमान भाई को ये सारा खा लिया उसने। चलो, तो डैमेजेस क्लेम जज़ाकल्लाह क्लेम भाई, कुछ के स्टडी के अंदर तो हम ये कहते थे कि डैमेजेस क्लेम करेगा, सिर्फ लाइन लिख के कहानी खत्म कर देते थे। यहां पे लाइन लिखने के बाद आगे भी कहानी चलानी है। क्यों? अमाउंट्स दी हुई है, डैमेजेस को डिटेल में डिस्कस किया है। तो अब एक एक करके आप मुझे बताते जाइए। कॉन्ट्रैक्ट पे कमेंट कर दिया, स्टेटस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे क्या है? अमाउंट, एडवांस मिलेगा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट होती है, एडवांस डन। ये जो 3 लाख एडवर्टीजमेंट पे खर्च किया है, किधर किया? ये भी मिलेगा। ये भी इसको लॉस है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से लॉस हुआ है, ये भी मिलेगा, डन। तीसरा जो इसमें थोड़ा सा सोचने वाली बात है, 17 लाख जो प्रॉफिट होना था अब नहीं होगा, ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्वेश्चन ये है कि क्या ये उसी कॉन्ट्रैक्ट का लॉस है कि किसी और कॉन्ट्रैक्ट का? अगर किसी और कॉन्ट्रैक्ट का होता तो हम उसे स्पेशल डैमेजेस में लेके जाते हैं। ये तो उसी कॉन्ट्रैक्ट का नुकसान है, ये लॉस ऑफ प्रॉफिट है, डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ ब्रीच। डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ ब्रीच का मतलब क्या है कि जिस कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच हुई है उसी का लॉस है, और ये किसी और का। कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर ये तो स्पेशल डैमेज है। ये स्पेशल डैमेज 17 लाख वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि ये नुकसान इस कॉन्ट्रैक्ट के किसी और कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच की वजह से नहीं हुआ, इसमें कोई दूसरा कॉन्ट्रैक्ट हिरा ही नहीं। ये बेसिकली डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है इस ब्रीच का। तो इसीलिए 17 लाख भी ये लॉस ऑफ प्रॉफिट है। इसको क्या बोलेंगे? लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो सुन ले, अगर आपने किसी पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और उस पे आपको अंदाजा है कि इतना प्रॉफिट होगा और वो प्रॉफिट नहीं हुआ, तो वो आपका क्या होगा? लॉस ऑफ प्रॉफिट, और डैमेजेस के तौर पे क्लेम होगा। लॉस ऑफ प्रॉफिट इक्वल टू डैमेजेस। बात समझ आ रही है? नहीं आ रही? आ रही है। चलिए, बस ये था हमारा केस जी। इसमें 2 पॉइंट्स आसानी से समझ आ जाते हैं। एडवांस वाला आसानी से समझ आ जाता है, प्रमोशन वाला आसानी से समझ आ जाता है। जो लॉस ऑफ प्रॉफिट वाला ये समझ नहीं आता, तो मैंने कोशिश की थोड़ा बैकग्राउंड के साथ आपको। शाबाश सर। ये भी कह सकती है कि आगे जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है 50,000 कॉपीज का, ये तो अदर कॉन्ट्रैक्ट्स है। तो मेरा और आपका कॉन्ट्रैक्ट तो सिर्फ स्क्रिप्ट देने का था, ठीक है। तो सवाल ये है कि इस स्क्रिप्ट की वजह से, बहरहाल इन केस अगर आप फर्ज करें, अगर आप ये समझते हैं कि ये जो 1700,000 है लॉस ऑफ प्रॉफिट वाली बात आपको समझ नहीं आती, तो आप इसको इफ करके भी डिस्कस कर सकते हैं। आपको इजाजत है। इफ में क्या करेंगे कि अगर ये एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कम्युनिकेट किया गया था कि एक्सपेक्टेड कितनी कॉपी सेल होंगी और उनका कितना प्रॉफिट होगा, अगर एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कम्युनिकेट किया गया था तो ये क्लेम होगा। स्पेशल डैमेजेस को स्पेशल डैमेज कंसीडर कर लेंगे। अगर एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कम्युनिकेट नहीं हुआ तो फिर नहीं होगा, यानी इसको स्पेशल डैमेजेस के तौर पे भी क्लेम कर सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है लॉस ऑफ प्रॉफिट वाला ज्यादा अप्रोप्रिएट है। कोशिश करें आपको लॉस ऑफ प्रॉफिट वाली बात समझ आ जाए। अगर वो समझ आ गई गुड, नहीं समझ आती तो फिर इसको सिंपल, इसको अलग कॉन्ट्रैक्ट समझ लें, क्योंकि सिर्फ ये डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस की वजह से है जो उसने स्क्रिप्ट प्रोवाइड नहीं किया। क्लियर? कुछ समझ आए? ओके, चलिए अब चलते हैं हम नए कंसेप्ट की तरफ। इस चैप्टर का आखिरी कंसेप्ट स्टार्ट। ये नजर आ रहा है या फॉन्ट साइज ऊंच नीच करने की जरूरत है? ठीक, ओके, चले। अच्छा, पूरा कंसेप्ट एक ही व्यू में। माइनर इन ए पार्टनर, क्या माइनर का पार्टनरशिप में क्या स्टेटस है, क्या रोल है, ये हमने डिस्कस करना है माइनर का। इसमें उसने डिस्कस किया है 3 कंसेप्ट्स। पहली चीज
क्या माइनर को पार्टनरशिप में एडमिट किया जा सकता है, हम ये डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज, अगर माइनर को पार्टनरशिप में एडमिट किया जाता है तो उसके राइट्स और लायबिलिटीज क्या होंगे, ये डिस्कस करेंगे। और तीसरी चीज, जब माइनर मेजर हो जाएगा तो क्या राइट्स एंड लायबिलिटीज होंगे, ये डिस्कस करना। इस कंसेप्ट के अंदर, कंसेप्ट क्या है, माइनर इन पार्टनरशिप। इसमें तीन चीजें डिस्कस करनी है। पहली चीज क्या, माइनर को पार्टनरशिप में एडमिट किया जा सकता है कि नहीं। दूसरा, अगर किया जाए तो उसका लीगल स्टेटस क्या होगा। तीसरा, जब वो मेजर बन जाएगा तब उसका लीगल स्टेटस क्या होगा। तीन चीजें डन। स्टार्ट करें वन बाय वन। पहला, एडमिशन ऑफ माइनर इन पार्टनरशिप। क्या माइनर को पार्टनरशिप में एडमिट किया जा सकता है, ये सवाल है। लॉ कहता है पार्टनरशिप चूंकि कॉन्ट्रैक्ट की बेस होती है, माइनर कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, इसलिए माइनर पार्टनर नहीं बन सकता। माइनर कैन नॉट बी ए पार्टनर बट ही कैन बी एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनर। अगर सारे पार्टनर्स एग्री करें तो हमारी लाइन क्या बनी, वही जो हमने पहले भी बोली हुई है। तो क्या, माइनर कैन नॉट बी ए पार्टनर बट ही कैन बी एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप, बट ही कैन बी। अब आज आपको पता चलेगा कि एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। वो पार्टनर नहीं बन सकता, ये तो आपको समझ आ गई, लेकिन वो एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप हो सकता है। इसका क्या मतलब है, ये जो सेकंड वाला पॉइंट है ना, ये यही बता रहा है कि लीगल स्टेटस ऑफ माइनर एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या है, वो ये बता रहा है, ये बता रहा है। स्टार्ट करें जी। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम भला। माइनर इन पार्टनरशिप के आगे सब कंसेप्ट कौन सा है। हाँ, लीगल स्टेटस कब का भला, माइनर जब माइनर है तब का स्टेटस का, जब मेजर बन जाएगा तब का। ये केस स्टडी में क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि माइनर के दौरान होते हुए ये राइट्स एंड लायबिलिटीज है, वो कंसेप्ट ये है। और माइनर जब 18 साल का हो जाएगा तो उसके राइट्स एंड लायबिलिटीज ये है, दोनों डिफरेंट कंसेप्ट है। इन दोनों कंसेप्ट में क्या फर्क है, लेफ्ट में और राइट में। लेफ्ट वाला कौन सा है, माइनर का माइनर होते हुए क्या लीगल स्टेटस है, और लास्ट वाला माइनर का जब मेजर हो जाएगा तो क्या लीगल स्टेटस है। डन। पहले लीगल स्टेटस ऑफ माइनर एडमिटेड टू। भाई माइनर के राइट्स क्या, एक है राइट, एक है लायबिलिटी, एक है रिस्ट्रिक्शन। लायबिलिटी का मतलब क्या है, लायबिलिटी कौन सी है, लिमिटेड की अनलिमिटेड। राइट तो पता है ना, राइट हकूक क्या उसके। लायबिलिटी कितनी अमाउंट को अदा करने का पाबंद है, लिमिटेड के अनलिमिटेड। और फिर रिस्ट्रिक्शन क्या, क्या पाबंदी है, क्या काम माइनर नहीं कर सकता। रिस्ट्रिक्शन में और लायबिलिटीज में फर्क है, समझ आ रहा है आपको। राइट क्या है माइनर के, पहला राइट उसका कंपनी के, अगर वो बेनिफिट्स में ऐड हो जाता है, माइनर अगर पार्टनरशिप फर्म के बेनिफिट्स में ऐड हो जाता है, एडमिटेड इन बेनिफिट पार्टनरशिप, तो राइट क्या, पहला शेयर इन प्रॉफिट एंड प्रॉपर्टी, यानी उसे प्रॉफिट में से भी हिस्सा मिलेगा, प्रॉपर्टी में से भी उसका हिस्सा होगा। प्रॉफिट में भी हिस्सा होगा, इसके साथ लिख ले लॉस में भी हिस्सा होगा। और हैरान हो, फिर पहले लिखे माइनर का प्रॉफिट में भी हिस्सा होगा, प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टी से मुराद जो एसेट्स हैं उसमें से भी हिस्सा मिलेगा। यानी अगर चलता हुआ बिजनेस है तो उसे हर साल प्रॉफिट में से हिस्सा मिलेगा। अगर बिजनेस बंद कर दे, खत्म कर देते हैं, तो एसेट्स को बेच के जितने पैसे आएंगे उसका हिस्सा उसे उसमें दिया जाएगा। प्रॉपर्टी का मतलब ये है। प्रॉफिट का मतलब समझ आ गया, शेयर इन प्रॉफिट का मतलब क्या है, हर साल जो प्रॉफिट होगा उसमें माइनर का हिस्सा भी उसे मिलेगा। शेयर इन प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, अगर पार्टनरशिप फर्म खत्म कर दी जाती है तो सारे लिक्विडेट कर दी जाती है, तो सारे एसेट बेच के जो सारे पार्टनर का हिस्सा दिया जाएगा उसमें माइनर का भी हिस्सा उसको मिलेगा। शेयर इन,
इसके साथ लिख ले लॉस। लॉस का मतलब क्या है कि माइनर को लॉस में से, अगर बिजनेस को लॉस हुआ है तो माइनर का अगर 10% शेयर था तो 10% लॉस भी माइनर को ट्रांसफर होगा। ये लॉस लिखे और हैरान हो। हैरान किस बात पे हुए भला? हमने तो सिर्फ बेनिफिट का कहा गया था ऊपर के, एडमिट इनटू बेनिफिट्स ओनली। ये लॉस कहां से आ गया? याद रखें, बेनिफिट का मतलब प्रॉफिट या लॉस दोनों है। तो फिर क्या नहीं है? बेनिफिट का मतलब अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं है। यानी माइनर एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप का मतलब यह है कि माइनर को प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा, समझ आती है बात, लॉस का हिस्सा भी मिलेगा। तो फिर बेनिफिट किधर गए? बेनिफिट का मतलब यह है कि माइनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं होगी। माइनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं आई, बात समझ। मुझे बताइए, माइनर का हिस्सा था 1 लाख, बिजनेस को माइनर और शेयर है इसका 10%, बिजनेस को प्रॉफिट हुआ 50,000 का, माइनर को प्रॉफिट में से हिस्सा मिलेगा? कितना मिलेगा? 5,000। बिजनेस को लॉस हुआ 50,000 का, तो 5,000 का आ गया, प्रॉफिट भी मिला, लॉस भी मिला। अच्छा, अब फर्ज करें माइनर का हिस्सा है 1 लाख, बिजनेस ने लोन लिया हुआ था बैंक से 10 लाख का, बल्कि 50 लाख का लोन लिया हुआ था। बैंक लोन डिफॉल्ट हो गया, माइनर लायबल है? माइनर का सिर्फ उतना ही हिस्सा लायबल होगा जो बिजनेस में है, उसकी पर्सनल लायबिलिटी नहीं होगी, उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं होगी। बाकी पार्टनर्स की लायबिलिटी जॉइंट एंड सेवरल है, माइनर की लायबिलिटी सिर्फ उस अमाउंट तक है जो उसने पैसे बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं। पर्सनल प्रॉपर्टी माइनर की लायबल नहीं है। बेनिफिट का मतलब यह है, तो माइनर एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या है? इसका ताल्लुक, बेनिफिट का ताल्लुक लॉस, प्रॉफिट या लॉस से नहीं है। किससे ताल्लुक है? लायबिलिटी से। इसका मतलब यह है कि माइनर की लायबिलिटी लिमिटेड होगी, अनलिमिटेड नहीं होगी। माइनर एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स का मतलब क्या है कि माइनर की लायबिलिटी लिमिटेड है, बाकी पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। लिमिटेड का मतलब क्या होता है भला? कि जितना बिजनेस में इन्वेस्ट किया है उस हद तक लायबल है, पर्सनल प्रॉपर्टी लायबल नहीं है, घर से पैसे नहीं लेके आएगा। लेकिन बाकी पार्टनर्स की लायबिलिटी वो घर से भी पैसे लेके आएंगे। कहानी समझ रहे हैं क्या है? ट्विस्ट समझे? राइट ऑफ पार्ट, तो बताइए जरा, राइट क्या है माइनर का? प्रॉफिट का शेयर भी मिलेगा, प्रॉपर्टी का शेयर भी मिलेगा, लॉस मिलेगा, वो भी मिलेगा। लायबिलिटी में शेयर है इसका? है, लेकिन किस हद तक? जितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है उतना, उससे ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं। बिजनेस को 10 लाख का नुकसान हो गया, माइनर का शेयर बनता है फर्ज करें 1.5 लाख, कैपिटल है 1 लाख, माइनर कितना देगा? 1 लाख, बाकी तो नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? बाकी नुकसान में से हिस्सा बनता है 1.5 लाख, लेकिन कैपिटल इन्वेस्ट किया 1 लाख, तो नहीं, जितने इन्वेस्टमेंट होता। लेकिन कोई दूसरा पार्टनर अगर हो, उसमें यही सिचुएशन हो, लाख इन्वेस्ट किया, 1.5 लाख का नुकसान हो गया है, तो 1 लाख तो बिजनेस का चला गया, बाकी 50,000 कहां से लेके आएगा? घर से लेके आएगा, पर्सनल एसेट से। ये है अनलिमिटेड लायबिलिटी का कंसेप्ट। क्या माइनर अकाउंट्स को कॉपी या इंस्पेक्ट कर सकता है? इंस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? पढ़ना, देखना। कॉपी का मतलब क्या? फोटो कॉपी करवाना। अकाउंट्स को कॉपी भी करवा सकता है, इंस्पेक्ट भी करवा सकता है, लेकिन जो डिटेल वाली ट्रांजैक्शन होती है वो किधर होती है भला? बुक्स में। जर्नल लेजर ट्रायल बताया था ना। बुक्स अलग कंसेप्ट है, अकाउंट्स अलग कंसेप्ट है, ये समझाया था कि नहीं? बुक क्या है? जर्नल लेजर ट्रायल। अकाउंट्स क्या है? इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट। माइनर याद रखिए, जो अकाउंट्स है उनको इंस्पेक्ट कर सकता है, बुक्स को इंस्पेक्ट, डिटेल वाला रिकॉर्ड इंस्पेक्ट नहीं। तो इसलिए अगर आप देखें तो राइट्स में तो आपको नजर आएगा कि माइनर अकाउंट्स, या अकाउंट्स का मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ठीक है। अकाउंटिंग में आप इसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलते हैं ना,
लॉ में से अकाउंट्स बोलते हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंट्स की कॉपी ले सकता है, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स यानी जनरल लेजर ट्रायल उसकी ये लिखा हुआ है, नो एक्सेस टू अदर बुक्स। बुक्स को इंस्पेक्ट नहीं कर सकता माइनर, डिटेल है उसको समझ नहीं आनी। अकाउंट्स को इंस्पेक्ट भी कर सकता है, कॉपी भी ले सकता है। समझ आ रही? कैन नॉट बी इंस्टॉलमेंट, माइनर को इंस्टॉलमेंट करार नहीं दिया जा सकता। क्यों? वो लोन ही नहीं ले सकता, तो डिफॉल्टर कैसे करार दे दे उसको? इंस्टॉलमेंट कौन होता है? डिफॉल्टर। जब माइनर लोन ही नहीं ले सकता तो डिफॉल्टर में नहीं हो सकता। ये राइट्स माइनर के समझ आ गए आपको? कौन कौन सा राइट्स? कैन नॉट। लाइबिलिटी क्या है? लिमिट का मतलब क्या होता है? जो फर्म में हिस्सा है वो लायबल है, जो पर्सनल लायबिलिटी नहीं है। रिस्ट्रिक्शन क्या है माइनर पे? लीगल पार्टनर नहीं है, मैनेजमेंट पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, कंपनी के अपना हिस्सा लेने के लिए केस भी नहीं कर सकता। केस सिर्फ उस सूरत में कर सकता है अगर अपने आप को पार्टनरशिप से अलग कर ले, वो भी हम पढ़ेंगे। यानी अगर पार्टनर माइनर को कह दिया गया ना, ए माइनर प्रॉफिट तो हुआ है इस दफा, लेकिन हमने फैसला किया डिविडेंड नहीं देना, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करनी, बिजनेस में री इन्वेस्ट करना है, क्या माइनर केस कर सकता है कि नहीं मेरे को प्रॉफिट दो? बिजनेस मामलात में उसे इंटरफेयर करने की इजाजत ही नहीं है। हाँ, अगर माइनर कहे भैया मैंने आपका हिस्सा नहीं बनना, मैं घर जा रहा हूं, पक्की छुट्टी, उस सूरत में कर सकता है, फिर उसको हिस्सा मिलना भी चाहिए। डन? ये दूसरा पॉइंट भी समझ आ गया? ये सारी बातें समझ आ गई? ये कंसेप्ट क्या था? माइनर पार्टनर बन सकता है कि नहीं? ये कंसेप्ट क्या है? माइनर को पार्टनरशिप में एडमिट किया बेनिफिट्स में, तो जब तक वो माइनर है उसके राइट्स वगैरह क्या है? ये क्या कंसेप्ट है? माइनर जब मेजर बन जाएगा, यानी 18 साल का 18वीं सालगिरह पे उसकी क्या पोजीशन है? जब माइनर की 18वीं सालगिरह हो जाएगी उसकी पोजीशन सुनने क्या है? जब 18वीं सालगिरह हो जाएगी तो माइनर को टाइम दिया जाएगा, सोच लो, और 6 महीने के अंदर अंदर पब्लिक नोटिस दो, पब्लिकली बताओ कि पार्टनर बनने का कि नहीं बनने का। जब माइनर 18 साल का हो जाएगा तो उसने अपनी जिंदगी का एक अहम फैसला करना है, क्या? नहीं बनना। यह फैसला कितने अरसे में करना है? 6 महीने कब से शुरू होंगे? जब वो 18 साल का हुआ, या जब उसे पता चला कि मैं एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप हूं, विच एवर इज लेटर। बाज़ औक़ात वालिद साहब ने बेटे को एडमिट करवाया होता है लेकिन बताया नहीं होता कि तुझे पार्टनरशिप में एडमिट करवाया। तो हो सकता है उसे 19 साल का होके पता चले कि मैं एडमिटेड इनटू बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप हूं। तो पहले तो पता ही नहीं था, पहले फैसला कर ही नहीं सकता था, फैसला कब करेगा भला? तो इसलिए उसने कहा है कि माइनर जब 18 साल का हो जाएगा, मेजॉरिटी अचीव कर लेगा, तो उसने पब्लिक नोटिस देना है। कब? 6 महीने में। किसके 6 महीने में? जब वो मेजर हुआ 18 साल का तब, या जब उसे पता चला कि मैं एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप हूं। क्या पता चला? माइनर को वालिदैन हर बात तो नहीं बताते, तो जब उसे पता चली उसके बाद 6 महीने मिलेंगे, विच एवरेज लेटर। ये विच एवरेज लेटर बात समझ आई? माइनर बना 1 जनवरी को 18 साल का, पता चला 31 मार्च को उसे कि मैं एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप हूं। 31 मार्च से 6 महीने, 6 महीने के अंदर पब्लिक नोटिस देना है। किस चीज का? कि वो पार्टनर बनेगा या नहीं, यानी वो पार्टनर इस फर्म का बनेगा या नहीं बनेगा, ये फैसला इसने करना है, बाकी पार्टनर्स ने नहीं करना। बाकी पार्टनर्स की कंसेंट तो हमने तभी ले ली थी जब इसको एडमिट किया था स्टार्ट में। यहाँ क्या हो अगर आप पेपर देने के लिए जाए, लॉ का पेपर देने के लिए जाए और आगे टैक्स का पेपर आ जाए, क्या हो? कभी सोचा है आपने? क्यों नहीं सोचा? आज तक ऐसा हुआ ही नहीं, लेकिन जो आज तक नहीं हुआ हमारे साथ हो सकता है, वो ऐसा सोचना चाहिए।
क्या ऐसा सोचना चाहिए जो आज तक कभी भी नहीं हुआ, उम्मीद है आइंदा भी नहीं होगा, जब होगा तो देखा जाएगा। ऐसा ही है भाई, जो मुश्किलात हमारी जिंदगी में है ही नहीं, कभी आई ही नहीं है, कभी आई क्या आपने टेस्ट ही नहीं की, क्या हमें उनके बारे में सोचना चाहिए कि पहले उनके बारे में निमट लें जो प्रॉब्लम्स हैं जिंदगी में। तो मैं आपको उन प्रॉब्लम्स के लिए तैयार करवा रहा हूं जो हैं पहले, जो आईकैप टेस्ट करता है। आप किसके लिए तैयार होना चाहते हैं? जो आईकैप कभी टेस्ट ही नहीं किया। अच्छा, मुझे कोई इतराज नहीं है, तैयार हो जाए, अच्छी बात है, लेकिन पहले ये तो कवर कर लें, ठीक है? पहले ये, उसके बाद बाकी सवाल, ठीक है जी? ओके, तो कोशिश करें जो आईकैप ने पास्ट पेपर में केस स्टडी पूछी है, केस स्टडी को सामने रख के सवाल जहन में है वो जरूर पूछे, लेकिन जो खुद से क्रिएटिव थिंकिंग, क्या क्रिएटिव थिंकिंग से आप, हाँ, ओवर थिंकिंग उसको बोलते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग हम उसको बोलते हैं ओवर थिंकिंग, और ओवर थिंकिंग से जिंदगी में मसाइल बढ़ते हैं, घटते नहीं है, बढ़ते हैं। किधर थे हम उसकी 18वीं सालगिरह हुई, माइनर ने फैसला करना है, फर्ज करें उसे पहले से पता था, हाँ, जब पता चला या जब 18 साल का हुआ, विच एवर इज लेटर, उस दिन से 6 महीने के अंदर उसने फैसला करना, क्या पार्टनर बनने का या नहीं बनने का। अब हमारा कंसेप्ट आगे दो हिस्सों में जाएगा। किन दो हिस्सों में? एक पार्टनर बनेगा तो क्या होगा, ठीक है? अगर वो फैसला करता है मैं पार्टनर बनूंगा तो क्या होगा, राइट्स एंड लायबिलिटी चूजिंग, तो जो उसका शेयर ऑफ कैपिटल है वो सेम रहेगा, यानी जो पहले शेयर ऑफ एज माइनर था वही शेयर क्या हो जाएगा, एज मेजर, यानी वो फिर उसे सिर्फ हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। अब वो पर्सनल लायबल हो गया, अनलिमिटेड लायबिलिटी। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि किस दिन से भला, जिस दिन उसने अनाउंसमेंट की तब से, या जब वो तब से, या जब वो एडमिट हुआ था तब से, जब वो एडमिट हुआ तब से, सामने लिखा हुआ है फिर भी गलत बता दिया। जब वो एडमिट हुआ, ये पूछ नहीं रहा, बता रहा हूं कि माइनर, अब आप सोचें सर फैसला उसने किसी और दिन किया, लायबिलिटी उसकी स्टार्ट से लेके आ रहा है जिस दिन से वो एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप हुआ, फैसला बाद में किया लायबिलिटी का, तो 6 महीने आपके ख्याल में उसे किस लिए दिए थे? कि यही सोच रहा था कि भाई स्टार्ट से लेके अब तक फैसला कर लो तुम्हें वारा खाता है कि नहीं पार्टनर बना, क्योंकि पार्टनर बनोगे तो पार्टनर पूरे बिजनेस का होता है, आपको फिर सारी लायबिलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी जब से आप पार्टनरशिप में एडमिट हुए थे। पिछली वाली नहीं, पिछली वाली ने जिस दिन से वो पार्टनरशिप में एडमिट हुआ था तब से। पिछली वैसे ऐसा बहुत कम होता है कि कुछ 4-5 साल पुरानी लायबिलिटी अभी भी हो, ठीक है? वो महीने 2 महीने में लायबिलिटी अगले ले जाते हैं पैसे। भाई ये बात समझ आई? और अगर वो फैसला करता है मेरे को पार्टनर नहीं बनना, तो फिर उसके राइट्स भी नहीं होंगे, तो फिर उसके राइट्स भी कोई नहीं होंगे एज पार्टनर, और लायबिलिटी भी कोई नहीं होगी, ना लिमिटेड ना अनलिमिटेड, कोई लायबिलिटी नहीं होगी। उसके बाद उसे कोई ना प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा ना लॉस का हिस्सा मिलेगा, ठीक है? और अगर उसको चाहे तो वो अपने पैसे वापस लेने के लिए केस भी फाइल कर सकता है। यहां में हमने पढ़ा था ना, क्या ये कि प्रॉफिट या प्रॉपर्टी रिकवर करने के लिए केस फाइल नहीं कर सकता अनलेस अपने आप को डिस्कनेक्ट। तो यहां पे अगर डिस्कनेक्ट कर दिया तो इसका मतलब है केस भी फाइल कर सकता है शेयर रिकवर करने के लिए। डन? तो बताइए राइट्स एंड लायबिलिटीज क्या है अगर वो पार्टनर बनने का फैसला करता है? एक केस स्टडी के अंदर से पूछ लिया, माइनर था, 18 साल का हो गया, उसने फैसला किया मेरे को पार्टनर बनना है, उसके राइट्स और ड्यूटीज बताएं। स्टूडेंट माइनर वाले टॉपिक में राइट्स एंड ड्यूटीज ढूंढते रहे, हालांकि ये राइट्स एंड ड्यूटीज माइनर वाले टॉपिक में नहीं मिलने थे। पार्टनर क्यों बोला? बन गया है। तो क्वेश्चन में ध्यान से आपने देख लेना है कि माइनर की हैसियत के राइट्स एंड ड्यूटीज लायबिलिटीज पूछ रहा है कि वो फुल फ्लज पार्टनर बन गया है। तब बिल्कुल समझ नहीं समझ आई? फिर से
नहीं आई, नहीं आई। 18वीं सालगिरह है उसकी 1 मार्च 2026 को, लेकिन उसे 15 मई 2026 को पता चला कि वो एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप है। बताइए कहानी कैसे चलेगी अब। उसे 15 मई 2026 से 6 महीने के अंदर अंदर फैसला करना है कि पार्टनर बनेगा या नहीं बनेगा। अब अगर वो फैसला करता है पार्टनर बनेगा तो जो उसका पुराना हिस्सा था वही शेयर कैपिटल समझा जाएगा। आज के बाद उसकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, अनलिमिटेड। और वो सारे राइट्स एंड ड्यूटी जो आम पार्टनर के हमने पढ़े थे चैप्टर 12 में, वो इसको मिलेंगे। क्यों, ये तो माइनर वाला तो चैप्टर 13 का टॉपिक है, चैप्टर 12 के राइट्स एंड ड्यूटीज कैसे आ गए, ये पार्टनर बन गया है। और अगर वो फैसला करता है मेरे को पार्टनर नहीं बनने का, तो फिर वो पार्टनर नोटिस तो दे देगा कि मैं पार्टनर नहीं बनना, फिर अब उसका हिस्सा लायबल नहीं है, ना उसकी लायबिलिटी लिमिटेड ना अनलिमिटेड, वो फर्म के 1 रुपए का देनदार नहीं होगा अब, और उल्टा अपना हिस्सा वापस रिकवर करने के लिए केस फाइल कर सकता है। डन। आखिरी सवाल, अगर वो 6 महीने तक ना ये नोटिस देता है कि मैंने पार्टनर बनना है, ना ये नोटिस देता है कि मैंने पार्टनर नहीं बनना, तो क्या होगा, तो एज्यूम किया जाएगा एम्प्लॉयड एक्सेप्टेंस है कि वो पार्टनर बन गया है। ठीक है, नो नोटिस तो 6 महीने की एक्सपायरी पे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा। भाई बात समझ आए, एक दफा सारा पढ़े देखें, कुछ समझ आता है, कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हो तो पूछ ले जी। पार्टनर की डेथ हो गई है, कब हुई डेथ, हुआ क्या था उसके साथ, एक्सीडेंट हो गया था, अकेला जा रहा था कि दोस्तों के साथ जा रहा था, तो वालिदैन के साथ जा रहा होगा। ठीक है, चाय पी ले, वो सवाल ज्यादा करता होगा। रिजल्ट आया कैफ का, शाबाश। उसने पहले से कुछ लिखा हुआ था, वो जो उसने लिख के छुपाया हुआ था अपने बैग में, उस बैग का कलर क्या था, ब्लैक कलर था। ब्लैक कलर तो वैसे ही पिंक कलर के क्यों था, मरियम माँ से दिया लैपटॉप भी था, वो बच गया। अब वो लैपटॉप वापस दिया जाएगा कि नहीं गवर्नमेंट को, ये सवाल है। आज रात मुझे नींद नहीं आनी, क्योंकि मैंने ये सोचना है कि जिस सीएम की तरफ से अगर लैपटॉप दिया जाए और उस स्टूडेंट को रिजल्ट आए और उसके बाद उसके हाँ यानी खुदा न खास्ता हाँ, तो क्या होगा, क्या लैपटॉप वापस दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, आपका क्या ख्याल है। नहीं दिया जाएगा, क्यों नहीं, वो तो स्टूडेंट को दिया गया था, वो गिफ्ट है, क्या अमानत है कि कर्जा है। ये बातें सोचनी पड़ेंगी, इनके ऊपर हम डिटेल तफसील से सोचेंगे। आज तक नहीं सोचा, क्यों नहीं सोचा, ही नहीं है तो नहीं सोचा तो अच्छा किया था ना। अभी कलम में तुझे कहा इफूफ ना किया करे मेरे भाई, खुदा का खौफ करें ना क्या, ओवर थिंकिंग। चलो बाकी बहरहाल कर लें ओवर थिंकिंग, शाबाश। माइनर ने लिखा हुआ है, अच्छा अच्छा, पार्टनर ने लिखा मेरी डेथ हो जाए तो मेरे बच्चे को, हाँ माइनर था कि नहीं, याद रखे ये हमने पहले, अगर आपने पार्टनरशिप का पहला टॉपिक पढ़ा होता तो आपको सवाल का जवाब मिल जाता तसल्ली से। इनका क्वेश्चन ये है कि एक पार्टनर ने वसीयत में लिख दिया था कि मैं मर जाऊं तो मेरे बेटे को पार्टनर बना देना बाकी लोगों को, तो जब उस बंदे की डेथ हो जाएगी तो उसका बेटा जो है वो पार्टनर बन जाएगा कि नहीं। इसका 1 वर्ड आंसर है नो, पहले से एग्री करवाना है। हाँ, डेथ से, इनहेरिटेंस से पार्टनरशिप क्रिएट, ये स्टार्ट में पढ़ा था, नहीं होगी, नहीं होगी। ठीक है जी, चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।